हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर जो है वो प्रकृति की एक अद्भुत व जटिल संरचना है और यह शरीर विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों के मिलने से बनता है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो जब एक मकान का निर्माण होता है तो मकान के अंदर जो है मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ईंटों की जरूरत पड़ती है, उन सब से मिलकर एक मकान बनता है। उसी प्रकार से शरीर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इकाइयों की आवश्यकता होती है और फिर ये सारी संरचनात्मक इकाइयां मिलकर जो है मानव शरीर का संचालन करती है या फिर मानव शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक हम लेते हैं मानव तंत्र। अब मानव तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मानव देह बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मकान का एग्जाम्पल भी बता दिया। अब ये देह जो है ये कैसे शुरू होती है, वरना किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, तो इसको हम देखते हैं कि शरीर की कोशिका जो है वो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मतलब शरीर का निर्माण सबसे पहले एक कोशिकीय जाइगोट के द्वारा होता है। फिर उसके बाद में यह एक कोशिकीय जाइगोट जो है, ये कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजन होना शुरू हो जाता है कोशिकाओं में, और कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक के द्वारा अंग का निर्माण होता है और अंग के द्वारा जटिल अंग तंत्र का निर्माण होता है और ये अंग तंत्र मिलकर मानव शरीर या मानव देह या मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। सबसे छोटी इकाई कोशिका है और कोशिका शरीर की सबसे मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसके अंदर हम देखेंगे क्या है, सेल या कोशिका। अब देखिए कि हम बात करें, जब केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पदार्थों की, तो पदार्थ की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या होती है? परमाणु या अणु। ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आगे जो है आगे की क्लासेस में आता है। फिर भी बेसिक हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु या अणु। इससे बनते हैं तत्व, तत्व से बनते हैं यौगिक और यौगिक से बनते हैं पदार्थ। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो गई परमाणु और मानव शरीर की या मानव तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सेल हो गई। अब स्टूडेंट्स, मानव तंत्र विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बनता है। जैसे एग्जांपल हम ले तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी तंत्रों से मिलकर जो है मानव तंत्र बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर इन सभी तंत्रों का 1 बाय 1 डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं खाने में, उस भोजन को यह पाचन तंत्र किस प्रकार से डाइजेस्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो जटिल पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पाचन तंत्र क्या करता है? इन जटिल पदार्थों के रूप में ग्रहण किए गए भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने व ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह काम कौन करता है? पाचन तंत्र करता है और भोजन को पचाने का काम करता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज लवणों के बारे में पढ़ा था। उन सब से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और ये सभी पदार्थ हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और भोजन के रूप में जब हम इनको ग्रहण करते हैं तो ये जटिल पदार्थों के रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं और इन पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर भोजन में इनको पचाने का काम कौन सा तंत्र करता है? पाचन तंत्र करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मानव में अंगों व ग्रंथियों का वह समूह, किन किन का? अंगों का और ग्रंथियों का, यानी अलग अलग भागों का। शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं शरीर में, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है शरीर में। इनका वह समूह जो भोजन के पाचन व अवशोषण का काम करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। इसके अलावा हम भोजन में जो भी फूड पार्टिकल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सबके अवशोषण का काम भी पाचन तंत्र करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाएगा अंग, जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक तो है अंग
और सेकंड है ग्रंथियां। ग्रंथियां देखिए, अब इसमें अंगों के अंदर यदि हम बात करें तो हम डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स ये डायग्राम है पाचन तंत्र का। अब इस पाचन तंत्र के अंदर मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो आप इसके बारे में जो है जब भी कभी डायग्राम बनाए तो इसकी आउटर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बस आप तो इसके अंदर का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये आप जरूर शो कीजिएगा एग्जाम के अंदर। अगर आप ये बनाते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स फुल मिलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, फिर प्रत्येक अंक की डिटेल में हम आगे जो है स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह भाग पाचन तंत्र कहाँ से शुरू हो रहा है? मुख से शुरू हो रहा है। अब ये भाग कौन सा हो गया? मुख हो गया। अब मुख के अंदर क्या होती है? मुख गुहा होती है, और इस मुख गुहा के अंदर एक तो होती है लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि के अंदर टाइलिन और एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को जो है एक सलाइवा या लार बनाकर भोजन को चबाने में मदद करता है। और उसके बाद देखिए इसी भाग में क्या होती है? जिह्वा होती है। जीभ भी कहाँ होती है? इसी भाग में पाई जाती है। इसके अलावा इसी भाग में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। तो देखिए मुख भाग हो गया, इसमें मुख गुहा है, जिह्वा है और दांत है। ये भाग हो गया हमारा मुख। उसके बाद हम देखें तो अगला भाग है ग्रसनी भाग। अब ये ग्रसनी भाग जो है वो ऊपर की तरफ तो मुख गुहा से जुड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ जो है यह ग्रसनी भाग ग्रसिका और ग्रास नली ग्रसिका के द्वारा जुड़ा हुआ है। नीचे की साइड में किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्रास नली के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए ये भाग हो जाता है डायफ्राम, और फिर डायफ्राम, फिर ये वाली ग्रास नली नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट आगे हम इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, बस एक बार डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये ग्रास नली, फिर उसके बाद में ये भाग हमारा हो जाता है स्टमक। स्टमक क्या है? अमाशय। स्टमक, अमाशय हिंदी में बोलते हैं अमाशय और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टमक। स्टमक भाग ये है, और इस भाग के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। फिर देखिए इसी भाग के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो है, ये वाला भाग जो लीवर से जुड़ा हुआ है, लीवर में खुल रहा है, ये भाग है पित्ताशय। पित्ताशय, गाल ब्लेडर। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है ये भाग है यकृत। यकृत को हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। यकृत को क्या बोलते हैं? जिगर भी। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर में पाई जाने वाली। अब देखिए ये यकृत है, यकृत ग्रंथि। अब देखिए ये आगे हम जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इस प्रकार से उलझी हुई सी स्ट्रक्चर जो है ये है छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं। और ये शरीर की आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे अधिक लंबा भाग जो है वो यही भाग है, कौन सा? छोटी आंत। और इसी भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन भी होता है। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम ये देखिए ये यहाँ से छोटी आंत खुलती है बड़ी आंत में। अब ये भाग हो गया बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं बृहद्रांत्र। अब बृहद्रांत्र के भाग होते हैं, बृहद्रांत्र के 3 भाग इसके अंदर होते हैं, कॉलम, रेक्टम और एनस। इस किसके भाग होते हैं? ये बृहद्रांत्र के होते हैं। और एनस भाग गुदा द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ये वाला भाग, ये जो पत्तीनुमा संरचना जो पाई जाती है अग्नाशय, ये एक प्रकार की ग्रंथि है। मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। वो कौन सी ग्रंथि आ गई? अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय का प्रमुख काम क्या होता है? शरीर में इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करना। ये किसका काम होता है? अग्नाशय का होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बड़ी आंत से जुड़ी हुई एक स्ट्रक्चर है, इसमें परिशेषिका, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसकी नॉर्मल लंबाई 8 से 28 इंच होती है। अगर ये 8 इंच तक तो रहेगी तब तक तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसकी लंबाई बढ़ने लग जाती है तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। अचानक व्यक्ति के पेट में दर्द होने लग जाता है और इसका ऑपरेशन करवाकर इसको काटना पड़ता ही है।
तो इसका जो प्रमुख काम है वो देखिए, यह कार्य करने, इसका जो काम कुछ नहीं है, यह बॉडी के अंदर जो है हमारे एक अवशेष की भांति है। यह काम तब देती थी जब मनुष्य प्राचीन काल के अंदर जो है हरी घास, पत्ते पत्ते ये सब खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था, उस समय यह काम देती थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल था इसका। लेकिन आजकल मनुष्य ये सब चीजें नहीं खाता है, तो आजकल इसका कोई रोल नहीं है। तो ये एक अवशेष अंग के रूप में शरीर के अंदर पाई जाती है, और जब ये प्रॉब्लम करने लग जाती है तो इसको कटवाकर इसका ऑपरेशन कर लिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आहार नाल के सारे भागों के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने 3 ग्रंथियां देखी। मुंह में कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि। और यकृत में ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। अग्नाशय में ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे यही स्टडी करेंगे, आहार नाल के सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है सारी ग्रंथियां, तीनों ग्रंथि जो है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आहार नाल। पहले आहार नाल जब हम पढ़ रहे हैं तो आहार नाल के प्रमुख काम क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आहार नाल भोजन को सलिलीकृत करके पचाने का काम करती है। आहार नाल के अंदर इस प्रकार की ग्रंथि और पाचक रस पाए जाते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर भोजन को पचाने का काम करते हैं। फिर देखिए, पचित आहार का अवशोषण, जो भोजन पच रहा है उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सब भी है, तो इन सब का अवशोषण करने का काम भी कौन करता है? आहार नाल के अंदर उपस्थित ग्रंथियां ही करती है। और उसके बाद में देखिए, भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। भोजन को जब हम मुख से ग्रहण करते हैं और मल द्वार के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, यह पूरा प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? आहार नाल के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार की पेशियों के संकुचन से। उन पेशियों में संकुचन से उनमें गति होती है, जिससे क्या होता है, भोजन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता होता जो एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स हैं, जो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ है, वो मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने मोटा मोटी आहार नाल के प्रमुख कार्य देख लिए। अब देखते हैं हम, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाचन तंत्र के 2 भाग हैं। एक तो देखा हमने आहार नाल और सेकंड देखेंगे हम ग्रंथियां। अब आहार नाल के अंदर प्रमुख भाग हमने देखा था मुंह। मैंने आपको बताया था कि मुंह के अंदर क्या है, एक तो मुख गुहा है ना। अब मुख गुहा के अंदर क्या होता है, मुख गुहा किस किन से बंद होती है? एक तो देखिए, ऊपर कठोर व नीचे कोमल तालु पाया जाता है। हमारा तालु जो ऊपर वाला है वो कठोर तालु है और नीचे कोमल तालु पाया जाता है। और पेशी निर्मित जीवा भी मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, जीवा जो है, यह जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल, जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि मुख गुहा के कौन से भाग के द्वारा जिह्वा जुड़ी रहती है? तो आप बताएंगे कि मुख गुहा के पृष्ठ भाग में जो है फ्रेनुलम लिंगुअल भाग के द्वारा जिह्वा मुख के द्वारा जुड़ी रहती है। फिर देखिए कि मुख गुहा में 2 मांसल होठ पाए जाते हैं, जिससे मुख गुहा क्या होती है, बंद रहती है, या फिर हमको जब जरूरत होती है, हम जब खाना खाते हैं तो वह खुलती है। तो देखिए, फिर ऊपर व नीचे 16 दांत पाए जाते हैं। दांत जिस सांचे में फिट होते हैं स्टूडेंट्स, जो सांचा है जिसमें फिट होते हैं, वो सांचा क्या कहलाता है? मसूड़ा कहलाता है। पूरा सांचा क्या कहलाएगा? मसूड़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, दांत मसूड़े में फिट है तो ऐसे दांत क्या कहलाएंगे? गर्तदंती दांत कहलाएंगे। तो मनुष्य में कौन से दांत पाए जाते हैं? गर्तदंती दांत पाए जाते हैं। और यह दांत जिस सांचे में फिट होते हैं उस सांचे को क्या बोलते हैं? मसूड़ा। अब देखिए स्टूडेंट, दांत जो है वो मनुष्य में द्विबार दंती व्यवस्था होती है। दांतों की व्यवस्था क्या होती है? द्विबार दंती, मतलब 2 बार। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अस्थायी दांत, इनको दूध के दांत भी कहते हैं। और यह दांत जो है वे 6 से 8 वर्ष की उम्र में टूटना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में मनुष्य के आते हैं स्थायी दांत। और यह दांत, स्थायी दांत अगर टूट जाए तो वो दांत वापस नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में उनको जो है फिर से फिट करवाना पड़ता है ऑपरेशन के थ्रू। और अस्थायी दांत जो दूध के दांत है वो टूटते हैं और नए स्थायी दांत आ जाते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मुख के अंदर क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। मैंने आपको बताया था मुख में पाई जाने वाली ग्रंथि लार ग्रंथि है। और इसमें टाइलिन का दूसरा नाम है एमाइलेज। इसके अलावा माल्टेज, ये एंजाइम मुख के अंदर लार ग्रंथि में पाए
जाते हैं। और एंजाइम जो है वो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, और मुख के अंदर यदि ये एंजाइम ना हो तो भोजन का प्रॉपरली पाचन नहीं होगा, भोजन छोटे छोटे पार्टिकल्स में मुख में नहीं टूट पाएंगे। तो इन एंजाइम्स की वजह से ही जो है मुख के अंदर जब हम भोजन का पाचन करते हैं तो वो सलाइवा में मिलकर एकदम लिक्विड बन जाता है। तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि मुख में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं, या फिर लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम, तो आप बताएंगे टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, एंड सेकंड है माल्टेज एंजाइम। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि लार में विटामिन सी भी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि मुख में लार प्रॉपरली बढ़ना कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि मतलब बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है, और बॉडी में विटामिन सी की कमी होने से क्या हो जाता है, स्कर्वी नामक डिजीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमें कई लोगों को आदत होती है बार बार थूकने की, तो स्टूडेंट्स यदि हम बार बार थूकेंगे तो लार शरीर से बाहर जाएगी, मुख से बाहर जाएगी, और विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें 3 चीजें पढ़ी, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा, इसमें कौन से एंजाइम हैं, इसके अलावा ये उत्प्रेरक का काम करते हैं और भोजन को किस प्रकार से जो है पचाने में सहायता करते हैं। फिर हमने देखा कि लार में विटामिन सी पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि मुख गुहा के बारे में, जिह्वा के बारे में, होठ के बारे में और दांतों के बारे में। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर रहे थे दांतों की, तो दांतों की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, दांतों के कौन कौन से प्रकार मनुष्य में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में हम देखेंगे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो देखिए मनुष्य के अंदर पहले है कृंतक, इंसीजर दांत, इंसीजर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इंसीजर। इनका काम काटने व कुतरने का होता है, और इनकी संख्या क्या होती है, 4 ऊपर होते हैं और 4 ही नीचे हैं। कहने का मतलब है 2 जोड़ी दांत ऊपर पाए जाते हैं और 2 जोड़ी दांत नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। फिर देखिए सेकंड है कैनाइन्स। कैनाइन्स दांतों का काम चीरने व फाड़ने का काम होता है। इनकी संख्या ऊपर वाले जबड़े में 2 और नीचे वाले में 2, कहने का मतलब 1 जोड़ी ऊपर और 1 जोड़ी नीचे। थर्ड देखिए प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का काम भोजन को चबाने का होता है। ये भी क्या है, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, कहने का मतलब 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, टोटल संख्या 8। फिर देखिए मोलर्स। मोलर्स का काम भी क्या है, भोजन को चबाना। इनकी संख्या 6 और 6, कहने का मतलब 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, टोटल कितने हो गए, 12। तो देखिए स्टूडेंट आप इनका टोटल करेंगे 8 4 8 और 12, तो टोटल कितना हो जाता है, 32। हमें पता है स्टूडेंट्स कि मनुष्य के दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, 32 होती है। और स्टूडेंट्स ये छोटा सा मैं आपको दंत सूत्र बता देती हूँ, इस दंत सूत्र से आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। देखिए आई का मतलब इंसीजर, सी से कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब देखिए इसके अंदर इंसीजर दांत 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, कैनाइन्स 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, प्रीमोलर्स 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे, और मोलर्स दांत 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। और इन सबको 2 से इंटू कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 32। अब ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ये देखिए स्टूडेंट्स 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, ये क्या है इसका दंत सूत्र। मनुष्य का दंत सूत्र जो है वो ये है, तो इससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने पढ़ लिया मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया, और थोड़ा बहुत हमने लार ग्रंथि के बारे में भी पढ़ा। अब मुख गुहा के बाद बात आती है फेरिंग्स की। और फेरिंग्स क्या है, मुख गुहा जिह्वा व तालु के पिछले भाग से एक छोटी सी कीपनुमा ग्रसनी जुड़ी रहती है। अब देखिए कि मुख गुहा के पीछे के भाग में क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कीपनुमा होती है। ये क्या है, जुड़ी होती है। और ग्रसनी से भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। अब ग्रसनी की संरचना इस प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया कीपनुमा होती है, कि किसी भी कारण से भोजन श्वास नाल में और भोजन श्वास नाल में और वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रसनी की स्ट्रक्चर एक कीप नुमा है, और ये भाग ऐसा भाग है कि यहीं से तो डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरू होता है और यहीं से ही श्वसन तंत्र शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स ये भाग जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, कि यह भाग ये काम करती है कि यदि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन पाचन तंत्र में ही जाए, हमारे नीचे ग्रसिका तक ही जाए, ग्रास नली तक ही जाए।
इसके अलावा यदि हम वायु सांस ले रहे हैं तो वो सांस भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही जाए, वो सांस पाचन तंत्र की तरफ ना जाए। ये काम कौन करती है, इसका ध्यान कौन रखती है, ग्रसनी रखती है। अब देखिए ग्रसनी के अग्र भाग में श्वास नाल और पश्च या पृष्ठ भाग में ग्रासनाल स्थित होता है। उसके अग्र भाग में ऊपर की साइड में तो श्वास नाल होता है और पश्च भाग में ग्रासनाल होता है और ये बीच में होती है और ये इनको जो है प्रॉपरली मैनेज करने का काम करती है। अब देखिए ग्रसनी की संरचना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होती है नासाग्रसनी, नेजोफेरिंक्स, सेकंड है मुखग्रसनी, ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड है लैरिंजोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स। तो देखिए नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स, ये 3 क्या है, ग्रसनी के प्रमुख भाग हैं। अब देखिए ग्रास नली का द्वार क्या कहलाएगा, निगल द्वार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं गुल्लेट। और श्वास नली का द्वार क्या कहलाएगा, कंठ द्वार, ग्लोटिस। तो ये इन दोनों को जो है वो मैनेज करके उन दोनों को पृथक पृथक रखने का काम करती है। अगर हम भोजन ले रहे हैं तो ये क्या करेगी, उसको निगल द्वार में पहुंचाएगी, और यदि हम सांस ले रहे हैं तो उसको यह कंठ द्वार तक पहुंचाएगी। कौन पहुंचाएगी, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद बात आती है ईसोफेगस, ग्रास नली। तो देखिए ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय यानी स्टमक तक पहुंचाने का काम यह करती है। अब देखिए ग्रास नली जो है वो ग्रसनी से आकर ग्रीवा से होती हुई, वक्ष स्थल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का बना हुआ एक फ्लैप या फिर एक पल्ला सा पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि आगे की तरफ, तालवे की तरफ, आगे की तरफ मुख में एक जो है पल्ले, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस कहते हैं। और यही एपीग्लोटिस जो है वो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब देखिए वहां पर जो ग्रसनी थी, जो फेरिंग्स थी, वो तो इनको जो है वो मैनेज करने का काम करती है। इसके अलावा एपिग्लोटिस जो है वो भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो वो ये ध्यान रखता है कि भोजन श्वास नली में ना चला जाए। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई ग्रास नली की। उसके बाद हम बात करते हैं आमाशय की, स्टमक की। अब स्टमक भाग जो है, ये देखिए ग्रास नली के आगे का भाग स्टमक भाग है। स्टमक की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जे शेप में, जे लाइक स्ट्रक्चर होती है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टमक की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे जे शेप। यह ईसोफेगस व ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के मध्य तथा एब्डोमिनल कैविटी के बाएं हिस्से में स्थित होता है, मतलब उदर गुहा के बाएं भाग में पाया जाता है। और ईसोफेगस और ग्रहणी के मध्य में, ग्रहणी इसका अगला भाग है, हम देखेंगे ड्यूडेनम, तो ये इन दोनों के मध्य पाया जाता है। इसके अलावा उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। अब देखिए फूड इंटेक करने की कैपेसिटी जो है वो स्टमक की कितनी है, 1 से 3 लीटर तक फूड इंटेक कर सकता है, क्योंकि स्टमक के अंदर भोजन मोस्टली चबा हुआ और लिक्विड रूप में ही पहुंचता है। स्टमक में भोजन डाइजेशन में सर्वाधिक समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले तो मोस्टली टाइम 4 से 5 घंटे लगते हैं, उसमें से सर्वाधिक टाइम 90% टाइम भोजन पाचन का किसमें लगता है, स्टमक में ही लगता है। अब देखिए स्टमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसकी पीएच क्या होती है, 1.2 से 2 होती है, और ये क्या होता है, एसिडिक होता है। और HCl हाईली कंसंट्रेट, उच्च सांद्रित पदार्थ है। यदि हम खाने की जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, वो सांद्रित भोजन का पूर्ण रूप से भोजन की सांद्रता खत्म हो जाती है और वह अच्छे से भोजन पच नहीं पाता है। इसके अलावा हम जो है फूड को प्रॉपरली ना खाकर, जैसे कभी हम दूध पी रहे हैं तो कभी हम जो है सब्जी खा रहे हैं, तो कभी हम पिज्जा खा रहे हैं, कभी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, कभी हम बादाम खा रहे हैं, तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो ये क्या है, फूड मिक्सिंग है। तो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में भी फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। काफी बार हम देखते हैं कि कहीं पार्टी में कहीं हम जाते हैं तो हम अच्छा अच्छा खाना खा के आते हैं, लेकिन फिर भी वो खाना क्या है, हमारी बॉडी पे काफी बार क्या होता है, गलत प्रभाव छोड़ता है। वो किस वजह से छोड़ता है कि कभी तो हम वहां पे आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी हम वहां पे पिज्जा खा रहे हैं, और कभी हम फ्रूट सलाद खा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वो फूड मिक्सिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, HCl पर इसका इफेक्ट पड़ता है और वह फूड जो है वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट
नहीं हो पाता है। इसके अलावा भोजन को यदि हम चबा चबा कर नहीं खाएंगे तो भी फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये बात हमारी हम कर रहे हैं आमाशय के बारे में। अब देखिए, आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब इसका फर्स्ट भाग है वो है कार्डियक पोर्शन, सेकंड है पाइलोरस पोर्शन एंड थर्ड है फंडस पोर्शन। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है इसकी आमाशय की, स्टमक की। अब देखिए, बायां बड़ा भाग कौन सा भाग? कार्डिक पोर्शन कहलाता है। बायां भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? कार्डिक पोर्शन। यहां से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। ये ग्रसिका भाग है और ये कार्डिक भाग है। ये देखिए, यहां से ग्रसिका किस में प्रवेश कर रही है? आमाशय में प्रवेश कर रही है। अब सेकंड भाग देखिए, पाइलोरस पोर्शन, आमाशय का दाहिना और छोटा भाग है। ये भाग कौन सा है? दाहिना, और ये भाग था बायां। अब देखिए, यहां से स्टोमक छोटी आंत से जुड़ता है। ये वाला भाग जो है इसका पाइलोरस भाग, यह भाग ही छोटी आंत के जो उसका जो भाग है ग्रहणी भाग, उससे जुड़ता है। और थर्ड देखिए, यह कार्डिक व पाइलोरस भाग के मध्य की संरचना है। ये कार्डिक भाग, ये पाइलोरस भाग, इनके मध्य में कौन सी भाग है? इसकी फंडिक स्ट्रक्चर है या फिर फंडस पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया कि स्टोमक आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। ये आमाशय की स्ट्रक्चर है और 3 भाग कौन कौन से और किस किस से जुड़े होते हैं। अब देखिए, आमाशय में 2 स्फिंक्टर्स या 2 अवरोधनी पेशियां भी पाई जाती हैं। स्टमक में फूड पार्टिकल्स के पारगमन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ये स्फिंक्टर्स क्या काम करती है? जो हम फूड पार्टिकल्स ग्रहण कर रहे हैं, चबाने के बाद में जब वह स्टमक में जा रहा है तो उनका पारगमन करने का, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ये स्फिंक्टर्स करती है। अब देखिए, ये 2 प्रकार की हैं। एक तो है कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टूडेंट, यहाँ तो हमने देखी थे इसके ये पोर्शन, कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। यहाँ ये कार्डिक भाग में कार्डिक स्फिंक्टर और यहाँ पे पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक स्फिंक्टर है। अब देखिए, कार्डिक भाग के अंदर जो कार्डिक स्फिंक्टर ये क्या करती है? यह ग्रसिका या फेरिंग्स व स्टोमक को डिवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा स्टोमक से जो अम्लीय भोजन को ईसोफेगस और फेरिंग्स में जाने से रोकती है। स्टोमक के अंदर जो भोजन क्या होता है? अम्लीय भोजन होता है, उसको ईसोफेगस के अंदर व फेरिंग्स में जाने से रोकने का काम कौन करती है? कौन सी पेशियां करती है? कार्डिक स्फिंक्टर्स करती है। इसके अलावा सेकंड है पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ये क्या करती है? यह स्टोमक व छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन को विभाजित करने का काम करती है। अब देखिए, ये स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को नियंत्रित करती है। स्टोमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन जा रहा है, उसका नियंत्रण करने का काम कौन सी स्फिंक्टर्स, कौन सी अवरोधनी पेशियां करती है? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स करती है। इसके अलावा ये हमने सारी बात देख ली कि आमाशय के कितने भाग हैं, आमाशय में कौन सी अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि आमाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए, आमाशय में एक तो पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम एंड सेकंड वन है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? फूड पार्टिकल्स के अंदर प्रोटीन से पेप्टाइड निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा कैसीन से पैराकैसीन निर्माण करने का काम करता है। इसके अलावा रेनिन एंजाइम जो है वह दूध को पचाने में भी महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि पेप्सिन और रेनिन। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन जाता है घूमकर कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाचन तंत्र के कौन से भाग के द्वारा उत्सर्जित होते हैं या कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात हमारी हो गई स्टमक की। अब स्टमक के बाद हमने डायग्राम में देखा था इंटेस्टाइन, आंत। आंत के अंदर आंत 2 प्रकार की है, एक छोटी आंत है एंड सेकंड वन बड़ी आंत। अब छोटी आंत की जहां हम बात करें तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमें स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था कि इसका जो पाइलोरस भाग है जो आगे किसके अंदर खुल रहा है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में। तो देखिए, ये बात हो गई छोटी आंत की। तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह स्टोमक के पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम में देखा था पाइलोरिक भाग से शुरू होती है यह और कहाँ जाती है? बड़ी आंत तक जाती है। इसकी मोस्टली औसत लंबाई कितनी है? 7 मीटर तक होती है मनुष्य
नहीं, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण इसी भाग में ही होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कौन से भाग में होता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में होता है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब फर्स्ट देखिए, मैंने उसमें डायग्राम में आपको बताया था ग्रहणी, तो ये देखिए ड्योडिनम, इसको बोलते हैं ग्रहणी। तो ये स्टोमक से जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला व सबसे छोटा भाग है। यह पार्ट फूड के रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, और किसके द्वारा रासायनिक पाचन करता है? एंजाइम्स के द्वारा। मतलब ग्रहणी में जो एंजाइम है उनके द्वारा जो फूड है उसमें जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका पाचन करने का काम करता है यह भाग, ग्रहणी ड्योडिनम भाग। एंड इसका सेकंड भाग हम देखें तो देखिए, इसका सेकंड भाग है जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र, छोटी आंत का मध्य भाग है। और जो ऊपर वाला भाग कौन सा था? ड्योडिनम, और ये है जेजुनम। यह यहां से ग्रहणी में पचा हुआ आहार रस का अवशोषण होता है। देखिए, ग्रहणी में जहां पर भोजन का पाचन हुआ था, जो आहार रस बन जाता है उसका अवशोषण होने का काम कहां पर हो रहा है? मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट जो फूड पार्टिकल्स है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, उनका अवशोषण होने का काम कहां पर हो रहा है? अग्र क्षुद्रांत्र में, जेजुनम भाग में हो रहा है। इस भाग में अवशोषण का काम जो है वो एंटेरोसाइटिक या आंत्र कोशिकाओं के द्वारा होता है। इनमें अवशोषण का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? आंत्र कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। उसके बाद इसका थर्ड भाग है वो है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र को क्या बोलते हैं? इलियम, छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। प्रथम भाग कौन सा था? ग्रहणी। सेकंड भाग कौन सा था? जेजुनम। एंड थर्ड भाग कौन सा है? अंतिम भाग, ये भाग है छोटी आंत का अंतिम भाग है इलियम। यह भाग बड़ी आंत में खुलता है, क्योंकि छोटी आंत के बाद कौन सा भाग आ जाता है? बड़ी आंत। तो यह भाग किसमें खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग पित्त, लवण व विटामिन का अवशोषण करता है। यह भाग किसका अवशोषण करेगा? पित्त, लवण व विटामिन का अवशोषण करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पूरी बात कर ली छोटी आंत के बारे में। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो ये देखिए, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले तो ई कोलाई नामक जीवाणु हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे हुए अपाचित भोजन को, मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन जो अपचित भोजन है उस भोजन को किण्वन क्रिया के द्वारा सरलीकृत करके पाचन में हेल्प करते हैं। ये काम कौन करते हैं? ये जीवाणु करते हैं। मतलब जो भोजन छोटी आंत में नहीं पच पाया वो भोजन आ जाता है बड़ी आंत में। वहां पर उपस्थित जीवाणु क्या करेंगे? किण्वन क्रिया करेंगे और उस भोजन का क्या करेंगे? सरलीकृत करेंगे और वहां पर उसका अवशोषण कर लेंगे। मतलब बचा हुआ भोजन है उसमें से भी कुछ अच्छे अच्छे पार्टिकल्स निकाल लेते हैं लास्ट में। कौन निकालती है? बड़ी आंत निकालती है। अब देखिए, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण व अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा उत्सर्जित करना है। मतलब क्या है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का तो यह अवशोषण कर लेती है और अपचित भोजन को मल द्वार के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देती है। अब देखिए, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में, 3 भाग में डिवाइड है। देखिए, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। सिक्कम को बोलते हैं अधांत्र और कॉलन को बोलते हैं बृहद्रांत्र और रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। अब हम सिक्कम की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह भाग इलियम से जुड़ा होता है। ये देखिए, इलियम के द्वारा जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? और इलियम भाग किसका था? छोटी आंत का भाग था। और छोटी आंत के इलियम भाग से कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत का सिक्कम भाग जुड़ा हुआ है। और यह भाग क्या करता है? पाचित आहार रस का अवशोषण करने का काम करता है। सिक्कम का जो भाग इलियम से जुड़ा होता है वह नीचे की तरफ से कृमि रूपी परिशिष्टिका उसी भाग में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था वहां पे क्या पाई जाती है? अपेंडिक्स पाई जाती है। उसके बारे में हमने अभी ऊपर डायग्राम में पढ़ लिया है। यह भाग क्षुद्रांत्र व बृहद्रांत्र दोनों का क्या है? संधि स्थल है। अब स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी आंत या बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों का संधि स्थल कौन सा आ जाएगा? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सिक्कम भाग जो है यह क्षुद्रांत और बृहद्रांत दोनों का संधि स्थल है, दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है।
अब देखिए घास खाने वाले प्राणियों में सिक्कम में ही सेलुलोज का पाचन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये अपेंडिक्स भाग भी इसी भाग में है, और इसी भाग के अंदर घास खाने वाले प्राणी जो होते हैं उनका पाचन भी कहाँ होता है, सेलुलोज का पाचन भी कहाँ होता है, इसी भाग में होता है। तो सिक्कम भाग के अंदर ही यह कार्य संपन्न होता है। फिर देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलन भाग, इसको बोलते हैं बृहद्रांत्र। यह उल्टे यू, अब मैंने ये तो उसको सीधा यू बनाया, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उल्टे यू शेप की होती है। 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। अब देखिए इसके 4 पार्ट्स में यह डिवाइड है। एक तो है असेंडिंग कॉलन, फिर है ट्रांसवर्स कॉलन, फिर है डिसेंडिंग कॉलन, और फिर है सिग्मोइड कॉलन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो ये पढ़ने का मेन रीजन ये है कि काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बृहद्रांत्र का इनमें से कौन सा भाग नहीं है। आपको इनमें से 3 भाग दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नहीं है, या फिर आपको 4 ऐसे भाग दे देंगे, उसमें से इनमें से कोई एक भाग होगा और पूछ लेंगे कि बृहद्रांत्र का इनमें से कौन सा भाग है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एक तो है असेंडिंग कॉलन, एक है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब हो जाएगा अनुप्रस्थ, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, और एक हो जाएगा सिग्मोइड कॉलन। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मलाशय की। यह क्या है, बड़ी आंत का अंतिम भाग है मलाशय। आहार नाल का अंतिम भाग और बड़ी आंत का भी अंतिम भाग कौन सा है, मलाशय, रेक्टम। करीब 20 सेंटीमीटर लंबा भाग यह होता है। मलाशय का अंतिम 3 सेंटीमीटर भाग जो है वह कहलाता है एनल कैनाल। मलाशय का जो लास्ट का 3 सेंटीमीटर का भाग क्या कहलाएगा, गुदा नाल कहलाएगा। अब देखिए एनल कैनाल एनस द्वारा बाहर की तरफ खुल जाती है। रेक्टम के अंदर जो अंतिम 3 सेंटीमीटर का भाग होता है वह एनल कैनाल कहलाती है, और एनल कैनाल एनस या मल द्वार द्वारा बाहर खुलती है, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो स्फिंक्टर्स कंट्रोल करती है। इस भाग में भी स्फिंक्टर्स पेशियां पाई जाती हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में जो है कंट्रोल रखने का काम करती है। अब देखिए ये जो एनल कैनाल है ये कहाँ खुलती है, एनस में खुलती है, और एनस भाग के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसी भाग में क्या पाई जाती है, स्फिंक्टर्स या सैवर्णी पेशियां पाई जाती है जो उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित करने में कंट्रोल रखने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज इसके अंदर पढ़ लिया बड़ी आंत की डिटेल हमने पढ़ ली है। उसके बाद हम देखते हैं लार ग्रंथियां। तो स्टूडेंट्स बड़ी आंत तक हमारा जो आहार नाल का पूरा सारे भाग जो है हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद में सेकंड भाग हमने देखा था, इसके अंदर पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे लार ग्रंथि के बारे में, सेकंड हम देखेंगे यकृत के बारे में, और थर्ड देखेंगे हम अग्नाशय के बारे में। तो सबसे पहले देखिए लार ग्रंथि। यह ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। लार का कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू कर देना होता है। लार ग्रंथि का काम क्या है, भोजन का मुख में पाचन शुरू कर देना। और मुख के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम मैंने आपको बता दिए थे, अमाइलेज टाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए कि यह ग्लैंड 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी कर्णपूर्व ग्रंथि, सलाइवरी अधोजंबलार ग्रंथि, और थर्ड है अधोजिह्वा ग्रंथि। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, बाह्य कर्ण के नीचे गालों में स्थित होती है। मतलब ये भाग गाल है अपना, और ये है कान, इस कान के नीचे की तरफ यहाँ पर पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। किसमें, लार ग्रंथि के अंदर। लार ग्रंथि के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। फिर देखिए सेकंड है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो है वो यहाँ पर देखिए अधोजंब भाग में, इस भाग के अंदर पाई जाती है, ये आ जाएगी सब मैंडिबुलर। थर्ड है अधोजिह्वा, जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है। ये वाली भाग कहाँ पाई जाएगी, जीभ के नीचे की तरफ, सब लिंगुअल ग्लैंड इसको बोलते हैं, और श्लेष्मिक श्रावण करने का काम यह भाग करता है। देखिए ये हमने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में। फिर सेकंड हम पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। अब अग्नाशय हमारे शरीर या हमारे पाचन तंत्र का एक ऐसा भाग है, या फिर आप इसको कहेंगे ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कहने का मतलब ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और यह बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है। मतलब अंतःस्रावी, देखिए यह अंतःस्रावी ग्रंथि के समान हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगोन का भी श्रावण करता है। इसके अलावा बहिःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जैसे हम देखिए तो बहिःस्रावी ग्रंथि के समान अग्नाशय रस का श्रावण भी करता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, या फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का श्रावण करने का काम करती है, हार्मोन श्रावण करने का काम करती है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के समान तो यह इंसुलिन और ग्लूकेगोन का श्रावण करता है, कौन,
अग्नाशय, और बहिस्रावी ग्रंथियों के समान कार्य करने के लिए ये क्या करता है, अग्नाशय रस का श्रावण करती है। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन तंत्र के अंदर पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताएंगे अग्नाशय। तो देखिए यह 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू शेप्ड होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एटसेट्रा आंत में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाचन में मदद करते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले ये एंजाइम जो है यह पाचन में हेल्प करते हैं। अब देखिए इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। आप जानते हैं किसी इंसान को यदि जो है इंसुलिन से होने वाली डिजीज जो है वो शुगर ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मीठा खाता है तो उसको क्या हो जाता है, शुगर हो जाती है। तो यह शुगर किस वजह से हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन के प्रॉपर श्रावण ना होने की वजह से ही होती है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण करने का काम भी कौन करता है, पैंक्रियाज अग्नाशय ही करता है। उसके बाद हम बात करें यकृत की, तो यकृत को बोलते हैं लीवर और जिगर। तो देखिए मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी व इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है लीवर या यकृत, हिंदी में बोलते हैं इसको यकृत। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है त्रिकोणाकार। डायग्राम के अंदर स्टूडेंट शुरू में हमने देख लिया था कि उसकी आकृति किस प्रकार की थी। तो देखिए यह ग्रंथि बाइल जूस पित्त रस का श्रावण करने का काम करती है। यहां से पित्त पित्ताशय या गाल ब्लेडर में चला जाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। आप देखेंगे कि स्टमक के अंदर भोजन जो है वो अम्लीय हो जाता है। उसके बाद जब भोजन को क्षारीय बनाने का काम, भोजन का जो पीएच लेवल करने का काम कौन करता है, यकृत करता है। अब देखिए लीवर यदि किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है या फिर लीवर से संबंधित डिजीज कौन सी है, हेपेटाइटिस रोग है। यह रोग लीवर खराब होने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा तांबे के बर्तन में यदि हम पानी के अलावा कुछ और बनाया हुआ खाते हैं तो उसका इफेक्ट भी किस पर पड़ता है, हमारे लीवर पर पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा शराब पीने से भी लीवर जो है वो डैमेज होने की कंडीशन आ जाती है। तो स्टूडेंट्स मोटा मोटी बात यही है कि वात, पित्त और कफ आयुर्वेद में भी बताया हुआ है। कहने का मतलब है कि ठंडी या गर्म वस्तु हम खाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पित्त खराब हो जाता है। पित्त खराब होने से कफ बन जाता है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो देखिए जो कुछ भी खाते हैं उसका सभी का प्रभाव किस पर पड़ता है, पित्त पर पड़ता है। और पित्त किस में बनता है, यकृत या लीवर में बनता है। तो स्टूडेंट्स हमें बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे से और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर के पाचन तंत्र प्रॉपर रूप से काम कर सके। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने ये जो सारे भाग तो पढ़ लिए हैं। देखिए लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया, 3 ही ग्रंथियां देखी थी हमने, लार ग्रंथि हो गया, अग्नाशय ग्रंथि हो गया और यकृत ग्रंथि हो गया। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में मोटा मोटी देख लेते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार से हुआ। तो देखिए फूड डाइजेशन की प्रक्रिया कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। यांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, जैसे दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। उसके बाद में स्टमक के अंदर भी कई प्रकार के एंजाइम्स को फिर देखिए इसको जो है जो पाचन करने का काम करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रसायन है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे HCl वगैरह, वो सब किस प्रकार से फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, फूड डाइजेशन की प्रक्रिया ही होती है। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन करेगा, जैसे एमाइलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, ये सब किसका पाचन करेंगे, फूड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का। फिर प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करेंगे, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। इसके अलावा वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज नामक एंजाइम करेगा। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि पाचन तंत्र के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं, प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं, इसके अलावा वसा या लिपिड का पाचन कौन से एंजाइम करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इनके बारे में बता दीजिएगा। फिर उसके अलावा न्यूक्लियेजेस के अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइजेज हो जाएगा, न्यूक्लियेजेस आ जाएगा, ये भी पाचन करने का काम करते हैं। इसके अलावा मुख में भोजन, अब इसके अंदर क्या होता है कि भोजन जो है वो अलग अलग स्थिति में पहुंच जाता है। जब हम भोजन को मुख में रखते हैं, मुख में दांतों के द्वारा लार में मिलकर भोजन चबाया जाता है, तो उस समय भोजन की कंडीशन क्या होती है, बोलस होती है। उसको क्या बोलते हैं, बोलस। फिर उसके बाद में आमाशय में भोजन किस रूप में रहता है, कायम रूप में रहता है। फिर जब छोटी आंत में आता है तो भोजन किस रूप में रहता है,
कायल रूप में रहता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मुख में उपस्थित भोजन की अवस्था क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे बोलस। आमाशय में भोजन क्या कहलाता है, काइम, और छोटी आंत में भोजन कहलाएगा काइल। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि कौन से भाग के अंदर भोजन का कौन सा रूप होता है। फिर आगे देखिए, मुख में उपस्थित लार में एंजाइम कौन से हैं, टाइलिन और एमाइलेज। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है और बार बार मैं इसीलिए बता रही हूँ, मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, मुख गुहा में ही क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। आमाशय में म्यूकस, प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन व HCl पाए जाते हैं। कहां पर, स्टमक के अंदर। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करते हैं। ये क्या काम करते हैं, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन कौन करता है, पेप्सिनोजन करता है। फिर बात करते हैं, जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था रेनिन नामक एंजाइम, यह दूध में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। दूध के पाचन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन नामक एंजाइम करता है। स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज नोट कर लीजिए आप इस बात को। फिर हम देखते हैं, HCl का निर्माण ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा होता है। HCl का निर्माण ऑक्जेंटिक सेल्स करती है। ओके फिर देखिए, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है। छोटी आंत में पित्त, लवण, अग्नाशी रस, आंत्र रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम पोषक तत्वों का पाचन करते हैं और अवशोषित पदार्थों को कोशिकाओं के द्वारा रक्त में पहुंचाया जाता है। जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिनको पाचन तंत्र के द्वारा हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उनको कोशिकाओं के द्वारा रक्त तक, ब्लड तक पहुंचाने का काम करते हैं। तभी तो शरीर में इन पदार्थों की पूर्ति हो पाती है। फिर बड़ी आंत का प्रमुख कार्य जल व लवण का अवशोषण करके शेष अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने मोटा मोटी पढ़ लिया है किसके बारे में, भोजन के पाचन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने आज हमारा टॉपिक पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, पाचन तंत्र के कितने भाग हैं, पाचन तंत्र को किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में हमने स्टडी कर ली है। तो स्टूडेंट ऐसे ही हम रेगुलर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इन सब के बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे में जो भी वीडियो डालती रहूं वो आपको प्रॉपरली मिलते रहे। इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।